नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बहादुर विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ कार्बनिक यौगिक का भाग एक। इस पाठ में पहले भाग में हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बन की चतुष्फलकता एवं उनका श्रृंखलन गुण, हाइड्रोकार्बन और उनके प्रकार, समजातीय श्रेणी किन्हें कहते हैं, और लास्ट में ये सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे होगा। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक क्या है ये समझते हैं। देखिए, यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यौगिक क्या है ये पहले जानना ज़रूरी है। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों को यौगिक क्या है यही समझ में नहीं। तो अणु और यौगिक, इन लोगों में अंतर क्या है? तो बात शुरू होगी परमाणु से। जैसे कि मान लीजिए ये ऑक्सीजन का परमाणु, अगर ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलाएं तो उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीजन के अणु। अब अगर मैं कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन लगाता हूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु तो है, लेकिन ध्यान से देखिए, इस अणु में एक दूसरा तत्व यानी कार्बन है और ऑक्सीजन का तत्व है, यानी ऑक्सीजन तत्व के दो परमाणु और कार्बन तत्व का एक परमाणु। तो इसका मतलब एकाधिक तत्व यहाँ पे आ गए हैं, इसलिए इसे यौगिक है। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का अणु है, और ये पानी का अणु है जो कि एक यौगिक है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी बात। ठीक उसी तरह से आ, ठीक उसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन में ही लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का अणु। अब अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के NH3 लिखूं तो ये अमोनिया का अणु तो है, लेकिन इसको हम लोग यौगिक कहेंगे। क्यों वो यौगिक कह सकते हैं? क्योंकि इसमें ये एक परमाणु है एक दूसरे तत्व का, और ये एक परमाणु है एक और एक तत्व का। मतलब नाइट्रोजन कोई एक दूसरा तत्व है, हाइड्रोजन कोई एक दूसरा तत्व। तो अणु भी है, यौगिक भी है। ये भी पानी का अणु है, लेकिन ये इसको यौगिक भी कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज बात कर रहे हैं, ये छोटी सी एक जानकारी मैंने दे दी क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बार बच्चों को पता नहीं रहता है कि यौगिक और अणु में और परमाणु और अणु में तो अंतर समझ में आता है, लेकिन यौगिक और अणुओं में अंतर बहुत बार समझ में नहीं आता। तो इसलिए एक बार बता दिया। अब देखिए, कार्बनिक यौगिक किन्हें कहते हैं। अगर हम सीधा सीधा नाम से मतलब उठाने की कोशिश करें तो हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि जो भी यौगिक कार्बन के बने हैं वो कार्बनिक यौगिक होने चाहिए। जैसे कि मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखूं तो ये एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि कार्बन का है, कार्बन का और ऑक्सीजन का बना हुआ है, तो इसका मतलब ये एक कार्बनिक यौगिक होना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर मैं मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट ये लिख दो तो ये भी कार्बनिक यौगिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, कार्बनिक यौगिकों के कुछ विशेष गुण हैं, उन गुणों का रहना जरूरी है तभी कोई यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाए। तो कौन से गुण हैं? देखिए, दो ऐसे विशेष गुण हैं जिसको हमें समझना है। एक है कैटिनेशन और दूसरा है समावयवता। समावयवता, कैटिनेशन यानी होता है, इसको बोलते हैं श्रृंखलन, मतलब चेन बना। मतलब चेन बना। और समावयवता, इसको
इंग्लिश में आइसोमरिज्म कहते हैं। कोई भी यौगिक जिसमें कार्बन है और वो ये दो गुण दिखाता है, ऐसे यौगिक को ही हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे। इस पाठ में हम लोग श्रृंखलन क्या है ये अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन समावयवता का गुण समझने के लिए हमें आगे के पाठों का आगे के पाठ का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए इस शब्द को अभी केवल दिमाग में रखिए और सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी यौगिक कार्बन का बना है एवं कैटिनेशन तथा आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखलन और समावयवता का गुण दर्शाते हैं, ऐसे यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो हमारी जो परिभाषा है कार्बनिक यौगिक की वो क्या होगी? रासायनिक यौगिकों का वह विस्तृत वर्ग, विस्तृत वर्ग मतलब जाहिर सी बात है कार्बनिक यौगिक कोई एक दो ऐसे यौगिक नहीं होंगे, असंख्य यौगिक हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कई सारे यौगिक आ जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे विस्तृत वर्ग। बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें कार्बन के एक या एकाधिक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधन बनाते हैं। कार्बन का एक या एक से ज्यादा परमाणु इन यौगिकों में सहसंयोजी बंधन बना के दूसरे परमाणुओं के साथ है, ये तो बात सही है। और ये यौगिक क्या करते हैं? समावयवता यानी आइसोमेरिज्म एवं सहश्रृंखलन यानी कॉन्कैटिनेशन का गुण दर्शाते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कौन से यौगिक हैं? ये एक यौगिकों का विस्तृत वर्ग है, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें कार्बन एक या एक से अधिक कार्बन दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधन बनाकर रहेंगे और समावयवता और सहश्रृंखलन ये गुण दिखाएंगे, तभी जाके कोई यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बन की चतुष्फलकता यानी टेट्रावैलेंसी के ऊपर। श्रृंखलन गुण पे भी हम लोग आएंगे, पहले चतुष्फलकता क्या है ये समझते हैं। देखिए, हमने आवर्त सारणी जब पढ़ी थी तो हमने सीखा था कि पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरॉन, नियॉन। यानी कार्बन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे है, यानी पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, यानी कार्बन चौथे श्रेणी या ग्रुप में है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये चौथा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और ये पहला आवर्त है, पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है। ये सारी चीज़ें मैं आवर्त सारणी में आपको पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पे अगर आप थोड़ा भी आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे कठिन है या समझ में नहीं आ रहा है, आवर्त सारणी फिर से जाके समझिए। आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। यहाँ पे कार्बन दूसरे आवर्त में बैठा हुआ है और चौथे ग्रुप में है, तो इसका मतलब कार्बन के न्यूक्लियस के आसपास 2 कक्षाएं होंगी। पहले पीरियड के लिए एक कक्षा होती है, दूसरे पीरियड के लिए दूसरी 2 कक्षाएं यहाँ, ठीक है। उसके बाद पहली कक्षा भरी हुई है तो जाहिर सी बात है पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही, और दूसरी कक्षा में ये क्योंकि चौथे ग्रुप में बैठा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैंने आपको आवर्त सारणी पढ़ाते समय ये समझाया था कि हर परमाणु की ये इच्छा होती है कि वो अपनी बाहरी कक्षा को पूरी तरह से भरा हुआ देखे, लेकिन इस इच्छा को पूरी करने के चक्कर में परमाणु क्या करते हैं? अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का या तो आदान प्रदान करते हैं या तो साझेदारी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन यहाँ पे चौथे ग्रुप में बैठा हुआ है तो ये बिल्कुल बीचों बीच है। अगर ये तीसरे ग्रुप में होता तो ये सोचता कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे और अपना
ये जो बाहरी कक्षा है पूरी तरह से खाली कर दे तो उसके पास जो इकलौती कक्षा बची रहेगी वो भरी है। अगर वो पांचवें ग्रुप यानी नाइट्रोजन की जगह पे होता तो वो सोचता कि मेरे पास तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, मैं बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लाता हूँ, अपनी कक्षा भर लेता हूँ। लेकिन कार्बन की समस्या ये है कि ये बिल्कुल बीचों बीच है। तो ऐसी हालत में कार्बन ना तो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, ना ही बाहर से ला सकता है। ये चुपचाप अपनी जगह पे बैठा रहता है साधारणतः। लेकिन जब ये सहसंयोजी बंधन बनाता है, सहसंयोजी बंधन में ये अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणु के साथ साझेदारी में बांटता है। तो साझेदारी में बांटने में ये अपनी बाहर की कक्षा को पूरी तरह से भर लेता है। तो ध्यान दीजिए, एक कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है कि कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी में रखेगा ताकि उसको बाहर से साझेदारी में और 4 मिल सके, तभी जाके उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। है कि नहीं? हमने सीखा था रासायनिक बंधन में जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है साझेदारी में उतने रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 बनाना है तो और 4 लाना पड़ेगा। लेकिन कैसे आएंगे? तो उसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में रखने पड़ेंगे। तो साझेदारी में रखने हैं तो वो क्या करेगा, कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग साझेदारी पे रख सकता है। और यही कारण है कि कार्बन की संयोजकता 4 है। संयोजकता 4 है और 4 को इंग्लिश में यहाँ पे संयोजकता का इंग्लिश है वैलेंसी। संयोजकता मतलब वैलेंसी, और 4 के लिए इंग्लिश में हो गया टेट्रा। तो यहाँ पे हो गई चतुष्फलकता, यानी 4 इसकी वैलेंसी है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में 4 है और ये 4 सहसंयोजी बंधन बनाने की क्षमता रखता है। तो देखिए, कार्बन के परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में, जिसको एल कक्ष बोलते हैं, तो देखिए ये न्यूक्लियस है। पहली कक्षा को के नाम दिया जाता है, अगली कक्षा को एल नाम दिया जाता है, उसके बाद कोई कक्षा है उसको एम, इस तरह से के एल एम एन इस तरह से नामकरण होता है। तो ये दूसरी कक्षा है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? के बाद एल आता है तो एल होगा। तो कार्बन के परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में, जो कि एल कक्ष है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है। इसलिए कार्बन की संयोजकता को चतुष्फलक यानी टेट्रावैलेंट कहते हैं। आगे, कार्बन की चतुष्फलकता के कारण इसके बाहरी कक्ष के चारों इलेक्ट्रॉन पृथक रूप से यानी अलग अलग, मतलब कार्बन का ये परमाणु अलग बंधन बना रहा है, कार्बन का ये एक परमाणु अलग परमाणु के साथ बंधन बना रहा है, ये वाला परमाणु अलग परमाणु के साथ बंधन बना रहा है, और ये अलग परमाणु के साथ बंधन बना। तो पृथक रूप से सहसंयोजी बंधन में भाग लेने में सक्षम है, जैसे कि मीथेन में बनता है। देखिए, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी में जाता है ना? हमने रासायनिक बंधन में ही कर लिया था। मीथेन कैसे बनता है याद कीजिए, ये है कार्बन, कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक बंधन बन गया। फिर से ये हाइड्रोजन का, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट द्वारा दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन का क्रॉस द्वारा दिखा रहे हैं। तो इधर भी एक हाइड्रोजन का साझेदारी हो गई, इधर एक डॉट, इधर एक क्रॉस, ये एक साझेदारी हो गई, इधर एक डॉट कार्बन का, ये क्रॉस, ये एक साझेदारी। तो इस तरह से मीथेन में कार्बन ने अपनी 4 अलग अलग साझेदारी कर दी। कार्बन की चतुष्फलकता सीख गए, अब श्रृंखलन क्या है ये सीख। देखिए, हमने कार्बनिक यौगिक की परिभाषा में ही बात करनी थी श्रृंखलन की। वहां पे हमने जो शब्द देखा था वो था सह श्रृंखलन। सह श्रृंखलन क्या है समझने से पहले सिर्फ श्रृंखलन क्या है समझ लेते, उसके बाद सह श्रृंखलन और क्लियर करें। देखिए,
जब किसी तत्व का परमाणु जैसे हमारे यहाँ पे जो तत्व की बात हम लोग कर रहे हैं वो है कार्बन। तो कार्बन तत्व का जब एक परमाणु दूसरे कार्बन के साथ साझेदारी करे, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा है, कार्बन की कितने साझेदारी करने की क्षमता है, 4 इलेक्ट्रॉन चार तरफ, ऐसे चार बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कार्बन 4 अलग अलग साझेदारी कर सकता है इलेक्ट्रॉनों की। तो अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ही साझेदारी कर ले तो क्या होगा, ध्यान से सोचिए। देखिए कार्बन के पास 4 जगह है, 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 जगह है साझेदारी करने की। जैसे कि ये मीथेन में कार्बन ने किया था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ साझेदारी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे यहाँ। अब मान लीजिए कि हमने इन सब हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल, अब इन चारों जगहों पर कोई दूसरा परमाणु बैठ सकता है हाइड्रोजन की जगह पे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन को ही हमने फिर से बैठा दिया, तो एक कार्बन को यहाँ पे बैठाने से होता ये है कि कार्बन का अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये सामने वाले कार्बन के साथ साझेदारी में आ गया और बाकी इसके और 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इस कार्बन के सामने में फिर से आप एक और कार्बन डाल दीजिए और फिर से क्या होगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन के साथ साझेदारी में बंध गया और कार्बन के पास अभी और खुला 3 इलेक्ट्रॉन है। और एक कार्बन डाल दीजिए, फिर से वही होगा, और एक कार्बन डाल दीजिए, फिर से वही होगा। ये आपको एक चेन यानी श्रृंखला बनती हुई नजर आ रही है। तो ये श्रृंखलन गुण क्या है, श्रृंखलन गुण किसी भी तत्व का वह गुण है जब उस तत्व का एक परमाणु अपने ही परमाणु के साथ सहसंयोजी बंधन बनाकर एक लंबी श्रृंखला बनाने में सक्षम होते। बात समझ में आ रही है आपको? तो श्रृंखलन गुण क्या है, कोई भी तत्व उसका एक परमाणु अपने ही दूसरे परमाणु के साथ एक लंबा सा चेन बना दे, इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। अब ये चेन किसी भी तरह का हो सकता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने ये कार्बन को सीधा सीधा जोड़ा था, ऐसे ऐसे सीधा सीधा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ गया, तो अभी इस कार्बन का एक इधर 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 ये खुला रहेगा, सामने एक और कार्बन इधर ये खुला रहेगा। तो देखिए ये क्या हो गई, ये एक शाखा हो गई ना। तो इसका मतलब पहले जो श्रृंखला हम लोग देख रहे थे वो सीधी सीधी थी यानी सरल थी, ये तो एक शाखा हो गई, तो शाखा श्रृंखला कह सकते हैं इसको। अगर कार्बन आपस में जुड़ के ऐसे चक्र बनाने लगे, देखिए ये कार्बन का एक इधर साझेदारी में जुड़ गया तो ये दो खाली है, कार्बन का इधर इधर साझेदारी में जुड़ गया तो ये दो खाली है, इधर इधर एक साझेदारी इधर हो गई, ये दो साझेदारी, मतलब इसकी हर कार्बन की 4 साझेदारी करने की क्षमता है। तो यहाँ पे हर कार्बन ने दो दो साझेदारी करके रखी है, दो साझेदारी खुली हुई है जहां पर और भी कोई परमाणु जुड़ सकता है उसके साथ साझेदारी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चक्र तैयार हो गया, तो हम लोग इसको चक्रीय श्रृंखला भी बोल सकते हैं। तो श्रृंखलन गुण किसी भी तत्व के परमाणु का वह गुण है जिसमें वह अपने ही दूसरे परमाणु के साथ जुड़कर या तो सरल श्रृंखला बनाए, या तो शाखा श्रृंखला बनाए, या फिर चक्रीय श्रृंखला बनाए। कैसी भी श्रृंखला बनाए, वो श्रृंखला अगर बनाता है तो उसको हम लोग कैटिनेशन या श्रृंखलन गुण कहते हैं। हमने कार्बनिक यौगिक के जो परिभाषा में सीखा था वो था सह श्रृंखलन, यानी उसको कहते हैं कॉनकैटिनेशन। तो ये क्या है, श्रृंखलन से थोड़ा सा अलग है। क्या है, मान लीजिए कि एक कार्बनिक यौगिक ऐसा है, ये कार्बनिक यौगिक है,
इसका नाम क्या है हम लोग बाद में पता लगा। ये एक कार्बनिक यौगिक है और ये एक दूसरा कार्बनिक यौगिक है। तो जब ध्यान दीजिएगा हर कार्बन के 4 साझेदारी हो रही है और सब में मैं बस अभी तो सिंपल बातों को सिंपल रखने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा। ये एक कार्बनिक यौगिक है और ये एक कार्बनिक यौगिक है। अब इन दो कार्बनिक यौगिकों को अगर मैं जोड़ दूं, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, तो क्या होगा, निकालने पे इसको इसके साथ ये जो जगह खाली छूट गई है हाइड्रोजन निकालने के बाद, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अभी इधर से एक और हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे कोई दूसरी कार्बनिक यौगिक को जोड़ दीजिए, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों को ही चेन में बदल रहे हैं, पूरा एक के पीछे एक लगा रहे हैं। या तो फिर साइड साइड में लगा दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे कार्बनिक यौगिक डाल दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये आपस में ही श्रृंखला बनाए, कार्बनिक यौगिक आपस में ही श्रृंखला बनाए, इस चीज को सह श्रृंखलन यानी कॉनकैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक कॉनकैटिनेशन वाला गुण दिखाते हैं और आइसोमेरिज्म वाला गुण भी दिखाते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आइसोमेरिज्म यानी समावयवता का गुण हम लोग आगे के पाठों में सीखेंगे। तो देखिए, श्रृंखलन मतलब क्या होता है, ये एक गुण है। तो श्रृंखलन क्या है, वह गुण जिसके कारण किसी तत्व का परमाणु अपने ही अन्य तत्व से, अपने ही अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजी बंधन में बंध कर सरल श्रृंखला, शाखा श्रृंखला या तो फिर चक्रीय श्रृंखला ये बनाते हैं। तो 3 तरह की अलग अलग श्रृंखला मैंने आपको उदाहरण में दिखाई थी, सरल हो सकती है, शाखा हो सकती है, चक्रीय श्रृंखला हो सकती है। तो ये श्रृंखलन है। तो श्रृंखलन में आगे बढ़ते हैं। अब श्रृंखलन में देखिए कि कार्बन की चतुष्फलकता के कारण यह श्रृंखलन का गुण हमें देखने को मिलता है। ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, वही यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज हमें समझने में, देखिए हम लोगों ने जब आवर्त सारणी पढ़ा था, फिर से आवर्त सारणी यहाँ पे लिखते हैं, E, A, C, D, R, C, L, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इतना हमें याद रखना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथे ग्रुप में कार्बन है, कार्बन के नीचे कौन है, सिलिकॉन भी है। ठीक है, अब कार्बन अगर चौथे ग्रुप में है तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह से सिलिकॉन भी तो चौथे ग्रुप में है, तो इसका मतलब इसके भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों ही टेट्रावैलेंट हो गए, यानी ये दोनों ही चतुष्फलक हो गए। तो अगर ये दोनों ही चतुष्फलक हो गए तो इसका मतलब सिलिकॉन भी श्रृंखलन का गुण दिखाना चाहिए, सिलिकॉन को भी श्रृंखलन का गुण दिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कार्बन के और सिलिकॉन के परमाणु आकार में अंतर है। कोई भी छोटा परमाणु आकार में, जो परमाणु छोटे होते हैं वो अपने सहसंयोजी बंधन जब बनाते हैं तो वो बंधन मजबूत बनते हैं, और जैसे जैसे परमाणु बड़े होते हैं तो उनके सहसंयोजी बंधन उतने मजबूत नहीं रहते। ध्यान दीजिए, कार्बन में कितनी कक्षाएं हैं, क्योंकि ये पहले आवर्त, दूसरे आवर्त, कार्बन दूसरे आवर्त में बैठा हुआ है, सिलिकॉन तीसरे आवर्त में बैठा हुआ है।
तो दूसरे आवर्त के हर परमाणु में 2 कक्षाएं होती हैं, तो कार्बन में भी 2 कक्षाएं। और सिलिकॉन क्योंकि तीसरे कक्षा में बैठा है, तो इसलिए इसका मतलब इसमें 3 कक्षाएं होंगी। तो जाहिर सी बात है कार्बन छोटा है, और कार्बन अगर छोटा है तो ये जो सहसंयोजी बंधन बनाएगा वो मजबूत बंधन होगा सिलिकॉन की तुलना में। इसीलिए जो कार्बन श्रृंखलन का गुण दिखाता है वही गुण सिलिकॉन नहीं दिखा पाता। उसके पीछे का कारण यह है कि कार्बन सिलिकॉन से तुलनात्मक छोटा है, और ये सहसंयोजी बंधन सिलिकॉन की तुलना में ज्यादा मजबूत बनाता है। यही हमारा अगला पॉइंट है। देखिए, दूसरे चतुष्फलक तत्व जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये भी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों ही कार्बन की तरह श्रृंखलन नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि कार्बन परमाणु का आकार चतुष्फलक परमाणुओं में सबसे छोटा है। तो इसलिए क्या होता है, कार्बन कार्बन सहसंयोजी बंधन की शक्ति तुलनात्मक रूप से बाकी चतुष्फलक द्वारा बनाए गए सहसंयोजी बंधन से अधिक होती है। इसीलिए कार्बन कैटिनेशन का गुण दिखाता है, बाकी यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम ये लोग कैटिनेशन का गुण नहीं दिखाते। एग्जाम में अगर आए तो आपको बताना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। श्रृंखलन के प्रकार, ये हमने पहले ही बात कर ली है। देखिए, खुली श्रृंखला होती है और बंद श्रृंखला होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था श्रृंखला में 2 तरह की श्रृंखला होती है, 3 तरह की होती है। एक तो ये हो गई सरल श्रृंखला जिसमें सारे कार्बन लाइन से जुड़े हुए हैं। देखिए, हर कार्बन के 4 सहसंयोजी बंधन है। ये जो जहां मैं कुछ नहीं बैठा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कुछ है, मान के चलिए हाइड्रोजन, मान के चलिए हाइड्रोजन ही है, ठीक है। बस ये खाली जगह छोड़ा है मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सोच लीजिए, ठीक है। इसी तरह से दिखाते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ कार्बन को देख रहा हूँ, हमारे चर्चा का विषय सिर्फ कार्बन है। कि देखिए कार्बन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन से जुड़ा हुआ, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, इससे हमें अभी मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लिख भी नहीं रहे। कोई होगा वहां पे, उससे हमें मतलब नहीं है। हाइड्रोजन ही होगा क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, हम लोग कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन छोड़ के दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बात ही नहीं कर रहे। हमें ध्यान रखना है कार्बन 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 लाइन से जुड़ा हुआ। अगर ये लाइन से जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक कार्बन, जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे कोई है, तो वो कोई अगर मान लीजिए कार्बन ही हो गया, तो ये तो शाखा श्रृंखला हो गई। लेकिन ऐसी श्रृंखलाएं ये खुली हुई श्रृंखलाएं, देखिए एक तरफ शुरुआत होती है, एक तरफ एंड होती है, या तो फिर इस तरफ को शुरुआत मान लीजिए, इस तरफ को एंड मान लीजिए, लेकिन ये खुली श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला में 2 तरह की श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती है, एक तो सरल श्रृंखला और दूसरी शाखा श्रृंखला। ये 2 तरह की श्रृंखला हमें देखने को मिलती है। देखिए, सरल श्रृंखला खुली श्रृंखला में, और शाखा शाखा श्रृंखला। चक्रीय या बंध श्रृंखला, हम लोगों ने इसके बारे में पहले ही बात कर ली है। चक्रीय, ऐसे कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं कि ये गोल होके फिर से वापस उसी कार्बन में आ गया है। ठीक है, तो ये गोल होके उसी कार्बन में आ गया है। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो इधर ये सहसंयोजी बंधन 2 खुले हुए हैं, इधर खुले हुए, खुले हुए मतलब कोई होगा वहां पे, हाइड्रोजन ही होगा मान लीजिए। तो इस तरह से है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कार्बन इस तरह से आपस में जुड़ते जुड़ते एक गोलाकार रिंग यानी चक्र बन गया, तो इसलिए ये बंद श्रृंखला है, ये श्रृंखला बंद हो गई। तो इस तरह से हमें श्रृंखलन के प्रकार में इतने प्रकार देखने को मिले। आगे हाइड्रोकार्बन और उनके प्रकार क्या क्या है, ये ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन, 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन हमें मिलते हैं मुख्य रूप से। एक को कहते हैं संतृप्त, दूसरे को कहते हैं असंतृप्त।
अब संतृप्त क्या है, ध्यान से देखिए। कार्बन हमें पता है इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इधर मान के चलिए ये हाइड्रोजन। हमने मीथेन बनाया था, कैसे बनाया था, ये बीच में कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से ये एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में एक हाइड्रोजन के साथ चली गई, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ चली गई, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझेदारी में, और इधर भी ये साझेदारी कंप्लीट कर। तो कार्बन का कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जिसने अलग अलग परमाणुओं के साथ साझेदारी ना की। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ा, एक कार्बन का चेन देखिए, 3 कार्बन, चीजों को आसान रखते हैं, 3 कार्बन का चेन, और हर कार्बन में देखिए ये कार्बन सामने वाले कार्बन के साथ बंध गया है, लेकिन 3 बंधन इसके अभी भी खुले हैं जहां पे कोई परमाणु बैठ सकता है। ये कार्बन पीछे और आगे दोनों तरफ कार्बन से बंधा हुआ है, तो मतलब इसके 2 बंधन खुले हुए हैं जहां पे हम लोग हाइड्रोजन बैठा सकते हैं, और यहाँ पे भी लास्ट कार्बन है तो इसके 3 बंधन खुले। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन बैठा देता हूँ। जब अब हम लोग समझेंगे संतृप्त मतलब क्या होता है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में आप देखें कि सारे के सारे कार्बन सिर्फ और सिर्फ एकल बंधन, एक ही बंधन से जुड़े हुए, एक बंधन, तो हम उसे संतृप्त कार्बनिक यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन संतृप्त कब हुआ, जब उसके सारे के सारे बंधन, मतलब एक एक बंधन में हर एक परमाणु जुड़ा हुआ। तो असंतृप्त क्या होगा, मान लीजिए कि कार्बन कार्बन पहला, ये जो 2 कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड है, यानी द्विबंधन। तो ये कार्बन सामने वाले कार्बन के साथ 2 बंधन में बंधा हुआ है, तो इसके बचे कितने बंधन, इसके सिर्फ 2 ही बंधन बचे हुए हैं, क्योंकि इसके पास तो 4 बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बंधन आगे वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया। इस कार्बन के भी 2 बंधन पीछे है और एक ही बंधन आगे है, तो सिर्फ एक बंधन की जगह बची, और लास्ट वाले कार्बन ने अपने पीछे वाले कार्बन के साथ सिर्फ एक बंधन बना के रखा है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन लेने की जगह है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी प्रतिक्रिया, इस कार्बनिक यौगिक की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाऊं, तो ये बंधन खुल के यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बैठ जाए, जैसे ये ऐसे खुल जाएगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन। मतलब अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता तो ये कार्बनिक यौगिक बाहर से और हाइड्रोजन लेने की क्षमता रखता, लेकिन यहाँ पे तो जगह भरी हुई है, मतलब यहाँ पे कार्बनिक यौगिक पूरी तरह से संतृप्त है, मैं बाहर से यहाँ पे हाइड्रोजन या कोई और परमाणु लगा ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मतलब इस बॉन्ड को, इस बंधन को तोड़ा जा सकता है, तोड़ के अलग अलग परमाणु इसके साथ जोड़ा जा सकता है, इसलिए ये असंतृप्त है। लेकिन ये संतृप्त है, इसमें और कोई आ नहीं सकता, इसमें आ सकता है, इसमें डाला जा सकता है कोई और परमाणु। तो हाइड्रोजन के सॉरी हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार हुए, हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार हुए, संतृप्त और असंतृप्त। अब एक बात जो रह गई, देखिए हमने अचानक हाइड्रोकार्बन और उनके प्रकार
शुरू किए हैं। तो प्रकार पे पहले ही बात कर ली, तो हाइड्रोकार्बन क्या है पहले वो आपको क्लियर करा दें। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से बना हुआ है। हाइड्रो आया है हाइड्रोजन से, कार्बन आया है कार्बन से। तो जो भी कार्बनिक यौगिक सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का बना हो, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन का, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसलिए हमारे हाइड्रोकार्बन के प्रकार के उदाहरण में मैं केवल हाइड्रोजन ही जोड़ रहा। देखिए, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हैं, हमने देखा था। सबसे पहले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दो अलग अलग नाम और है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन्स भी कहते हैं और एल्केन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्केन आप याद रखिएगा। पैराफिन्स एक नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन्स भी कहा जाता है, लेकिन इसकी ज़रूरत, इस शब्द की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली। एल्केन, इस शब्द की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़े। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन लोग हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सारे के सारे कार्बन सिर्फ एक बंधन द्वारा हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे किसी भी कार्बन में एक से ज्यादा बंधन हमें नहीं दिखेगा, इसलिए हम इनको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में सैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी मैंने आपको देखिए, कार्बन कार्बन के दो बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको, ये वाले कार्बन के आगे में दो बॉन्ड है, तो मतलब बचे कितने? और दो बॉन्ड बचे हुए हैं। तो एक दो तीन चार, चार बॉन्ड हो गए यहाँ पे। अब ये दूसरा जो बीच में कार्बन है, इसके पीछे में दो बॉन्ड है, आगे में एक बॉन्ड है, तो मतलब इस एक ही बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है। और लास्ट वाला कार्बन यहाँ पे सिर्फ केवल एक ही बॉन्ड के साथ अपने पीछे वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसका बचा हुआ तीन बॉन्ड, वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन डाल देते हैं। जाहिर सी बात है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए ध्यान से, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंधन भी हो सकता है। तो त्रिबंधन अगर होगा, मान लीजिए इस तरह का कोई यौगिक है, तो देखिए कार्बन सामने में तीन बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, इसके बॉन्ड कंप्लीट हो गए चार। ये वाले कार्बन के साथ इधर तीन है, इधर आगे वाले कार्बन के साथ एक, तो मतलब इसका कंप्लीट हो गया चार। इस कार्बन को और कोई यहाँ पे जुड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे ये कार्बन पीछे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना के है, आगे वाले कार्बन के साथ दो बॉन्ड बना के है, तो इसका मतलब तीन कार्बन और इधर ये एक हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, चार हो गए। और लास्ट वाले कार्बन में और दो हाइड्रोजन ऐड होगा, एक दो तीन चार, ये होगा। ध्यान से देखिए, ये भी असंतृप्त है, ये भी असंतृप्त है, ठीक है। तो मतलब जब भी हाइड्रोकार्बन में एक से ज्यादा बंधन हमें दिखे, जैसे कि यहाँ पे एक से ज्यादा बंधन दिख रहा है कार्बन के बीच में, और यहाँ पे भी कार्बन के बीच में एक से ज्यादा, कार्बन के बीच में दिखना चाहिए, एक से ज्यादा बंधन हमें दिख रहा है, तो हम लोग इनको कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी दो अलग अलग चीजें हैं, एक है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। एल्कीन कौन लोग हैं? जब कार्बन के बीच में कहीं पे हमें डबल बॉन्ड दिख जाए, ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड कार्बन का अगर हमें डबल बॉन्ड दिखे, तो हम ऐसे कार्बनिक यौगिकों को, हम लोग ऐसे हाइड्रोकार्बन को, सॉरी ऐसे हाइड्रोकार्बन को, कार्बनिक यौगिक में भी हाइड्रोकार्बन कौन है? स्पेशल है,
जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन में हमें दो कार्बन के बीच में या दो से ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं, वहां पे हमें मान के चलिए यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड, ऐसा हमें दिख जाए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा देते हैं। ये हाइड्रोजन बैठ गया, इधर हाइड्रोजन बैठ गया, और ये लास्ट में यहाँ। तो जब भी हमें कार्बनों के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड दिख जाए, जो कि मैक्सिमम है, मतलब इससे ज्यादा बॉन्ड कहीं पे नहीं है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता तो नाम अलग हो जाता। कार्बन के बीच में सबसे ज्यादा अधिक बॉन्ड की संख्या यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्कीन या ओलेफिन्स हैं। जब कार्बनों के बीच में हमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड तो है लेकिन उससे भी ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे, तो हम लोग इनको एल्काइन बोलते, ठीक है। तो इसलिए हमारे कार्बन हाइड्रोकार्बनों की प्रकार में हमें ध्यान कहाँ पे रखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा बॉन्ड कहाँ पे कितने हैं। सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड, जो भी बॉन्ड दिखेगा उस हिसाब से उसका नामकरण होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त कौन, जहां पे सारे के सारे कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड से, एक ही बंधन से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को संतृप्त कहेंगे। असंतृप्त में भी दो प्रकार, जब कार्बन कार्बन के बीच में हमें कहीं डबल बॉन्ड दिख जाए तो वो हो गया एल्कीन या ओलेफिन्स। जब कार्बन कार्बन के बीच में अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो मान के चलिए डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम है, तो ऐसे में हम लोग इसको एल्काइन, ठीक है। यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन डबल बॉन्ड मैक्सिमम है, इसलिए इसको एल्कीन बोले। तो ये ध्यान में रखिए। तो एल्कीन का एक और नाम है ओलेफिन्स, जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और नाम पैराफिन्स और एल्केन है। ठीक उसी तरह से असंतृप्त में जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे एल्कीन या ओलेफिन्स, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको बोलेंगे एल्काइन, ठीक है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया हो। तो अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी पैराफिन्स यानी एल्केन की बात कर लेते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मैंने बता ही दिया है, समझा ही दिया है, और कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें सारे कार्बन कार्बन बंधन एकल बंधन है। यही बात जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई थी। इन्हें मुख्यतः एल्केन कहते हैं। यही आप मेनली पूरे लेसन में कहेंगे, एल्केन, ठीक है, एल्केन ही कहेंगे। पैराफिन्स पुराना नाम, पुराने दिनों में यूज होता था, लेकिन जानकारी के लिए कभी कभी एक नंबर का सवाल भी आ जाता है कि एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और क्या कहा जाता है, अब बोलेंगे पैराफिन्स का। अब एक और बहुत जरूरी चीज, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। अब ये समझने से पहले एक बात ध्यान से सोचिए, हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जरा सोचिए कि ऐसे तो मैं जीवन भर सी लगाकर एक यौगिक तैयार करता रहूं, तो ऐसे तो असंख्य यौगिक है,
तो इनका सूत्र कैसे बनाएं, इनका कोई एक सूत्र नहीं हो सकता, इसलिए इनको एक जनरल फॉर्मूला दिया जाता है, सामान्य सूत्र दिया जाता है। और वो सूत्र क्या है, वो है CnH2n+2। अब ये सूत्र का मतलब क्या हुआ, n कोई भी नंबर आप ले सकते हैं 1 से लेके, चाहे कितना भी आपके दिल में आए वो आप ले सकते हैं। अगर मैं n का मान 1 लेता हूं तो 2n+2 का मान क्या हो जाएगा, 2n+2 का मान, n का मान 1 है तो 2n+2 का मान 4 हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, c, n के जगह पे 1, 1 नहीं बैठाते हैं, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 2n+2 का मान कितना है 4। तो ये देखिए मीथेन को ऐसे भी लिखा जाता है तो CH4, और ये इसका क्या है, रचनात्मक फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक फॉर्मूला, और ये बस उसका सूत्र है। ठीक है, ये रचनात्मक सूत्र है और ये उसका सूत्र है। तो CH4, ये देखिए, अब अगर n का मान 2 है तो C के जगह, n की जगह पे 2, और H कितना हो गया, 2n+2 कितना होता है, 6 होता है। तो C2H6, गिन के देखिए जरा, 2C के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब C2H6। इसी तरह से आप चाहे जितने भी संख्या में यहाँ पे C लगाते जाइए, C का मान कितना, n का मान जितना होता है। आपको 5C चाहिए तो n का मान क्या बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे। आपको 10C चाहिए तो n का मान क्या बैठाएंगे, 10 बैठाएंगे। और उस हिसाब से फॉर्मूला आपको, यानी सामान्य सूत्र आपको सूत्र बताता रहे। और उसका रचनात्मक सूत्र कैसे लिखते हैं, बस कुछ नहीं, ऐसे कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का रचनात्मक सूत्र, खास करके एल्केन का, लिखना बहुत आसान है। कितने C है, मान लीजिए 4C है, तो पहले 4C को ऐसे लाइन से लगा दीजिए और उसके बाद उनके सारे बंधनों को ऐसे दिखाइए। हर C के 4 बंधन होते हैं, तो 4 बंधन ऐसे दिख गए, कितने बंधन में जगह बाकी है, वहां पे हाइड्रोजन बैठा दीजिए। तो हमारे सामान्य सूत्र के हिसाब से, जो कि है CnH2n+2, यहाँ पे कितने C है, n का मान कितना है, 4 है, तो 2n+2 का मान कितना होगा, 10 होगा। तो गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हाइड्रोजन हमें मिल गए। तो 2n+2 यानी 10, तो C4H10, ये हमने रचनात्मक सूत्र में यहाँ पे बनाया। तो आपको समझ में आ रही है बात कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन कैसे लिखते हैं, सामान्य सूत्र क्या है इनका, CnH2n+2। ये हमने सीख लिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भी हमने जो बात की थी वो क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो संलग्न यानी पास पास बैठा हुआ, कार्बन कार्बन पास पास बैठा हुआ, दो संलग्न कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंधन या त्रिबंधन है, इन लोगों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आ गई। कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें साइड साइड में कोई भी C है, उस C में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो हम उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसमें भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी दो प्रकार हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन को ओलेफिन्स कहते हैं, याद कीजिए। तो जिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दो संलग्न कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक
कम से कम एक क्यों बोला जा रहा है मैं बताऊंगा। कम से कम एक द्विबंधन है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन या ओलेफिन्स कहते हैं। सामान्य सूत्र है CnH2n। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले दो सी के बीच में डबल बॉन्ड है, और इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, तो कुल मिला के 4 हो गए। इधर एक दो, इधर 2 है, सामने में 3 है, एक और 3 हो गया, तो कुल मिला के 4। इधर एक, इधर है, ऊपर नीचे एक एक, 3 पहले से है, यहाँ पे एक और 2 पहले से। अब देखिए ध्यान से, ये तो सारा हाइड्रोजन बैठा देंगे आप। कम से कम एक द्विबंधन, अगर यहाँ पे एक द्विबंधन है, यहाँ पे एक द्विबंधन है, तो अगर मान लीजिए एक मतलब द्विबंधन एक जगह से ज्यादा भी तो हो सकता है, हमें कम से कम एक द्विबंधन दिख जाए तो ही हम बोलेंगे कि वो एक एल्कीन है। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन नहीं रहते, तो यहाँ पे 3 द्विबंधन हो जाते, तो भी ये एल्कीन रहता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि एक द्विबंधन भी हो सकता है, एक द्विबंधन भी हो सकता है, वो भी एल्कीन है। 2 द्विबंधन भी हो सकता है, वो भी एल्कीन है। कम से कम एक तो होना ही चाहिए इसको एल्कीन कहलाने के लिए, और लेकिन वो एक उससे ज़्यादा भी द्विबंधन हो सकते हैं, इसलिए कम से कम शब्द का इस्तेमाल किया गया। एल्कीन का साधारण सूत्र CnH2n। एल्केन का साधारण सूत्र क्या था, CN, यहाँ पे N होगा। एल्केन का साधारण सूत्र CnH2n+2। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो एल्केन एल्कीन, इसमें जितने हाइड्रोजन होते हैं, इसमें हाइड्रोजन 2 कम होते हैं, साधारण सूत्र में याद रखिए। ऐसा करने से क्या होता है, साधारण सूत्र आपको अलग अलग 3 3 याद नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 संलग्न कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंधन, फिर से वही बात, कम से कम क्यों कहा गया है, क्योंकि हो सकता है कि त्रिबंधन 2 3 जगहों पे हो, एक जगह से ज्यादा, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें एक भी बार त्रिबंधन दिख गया, कार्बन कार्बन के बीच में एक भी बार त्रिबंधन दिख गया, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और उसमें भी क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो ही सकता है कि 2 जगह पे त्रिबंधन दिख जाए, तो ऐसी हालत में भी हम उसको एल्काइन ही बोलेंगे। कम से कम एक त्रिबंधन तो होना ही चाहिए। और इनका सामान्य सूत्र ध्यान दीजिए, CnH2n-2, यानी एल्काइन में यहाँ से भी और 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, मतलब एल्केन से एल्कीन जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और एल्केन से एल्काइन तक पहुंचेंगे तो 4 हाइड्रोजन कम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे और 2 माइनस हो, तो साधारण सूत्र CnH2n-2। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में बात कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये 2
असंतृप्त है। इसका साधारण फॉर्मूला CnH2n+2 है। इसका साधारण फॉर्मूला CnH2n है। इसका H2n-2 है। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एकल बंधन देखने को मिलेगा। इसमें हमें कम से कम एक बार द्विबंधन देखने को मिलेगा, एक बार से ज्यादा भी दिख सकता है। इसमें हमें कम से कम एक बार त्रिबंधन देखने को, ठीक है। तो वापस आते हैं और समजातीय श्रेणी सीखते हैं। अब हमने जितना भी सीखा है समजातीय श्रेणी में कुछ नहीं है, बस हम लोग श्रेणीकरण कर रहे हैं। हमने अभी देखा कि ये लोग एल्केन है। ये जो सूत्र मैंने लिखा है ये एल्केन का सूत्र है। तो जब n का मान 1 होगा तो हमें मिलेगा CH4। जब n का मान 2 होगा तो हमें मिलेगा C2H6। जब n का मान 3 होगा तो हमें मिलेगा C3H8। से तो चलता रहेगा ये, है ना। तो ये सारे लोग एल्केन हो गए। एल्कीन CnH2n, ध्यान दीजिए, जब n का मान 1 होगा तो h का मान कितना होगा, CH2। ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, कार्बन कितने परमाणुओं को ले सकता है, हमें कार्बन 4 अलग अलग बंधन बनाता हुआ दिख रहा है। और हाइड्रोजन कितने बंधन बना सकता है, केवल एक। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ही बॉन्ड यानी साझेदारी कर सकता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर बैठ जाए ये दो तो खाली रह जाएंगे। इसीलिए एल्कीन में एक नंबर पे कोई नहीं रह सकता, क्योंकि एक नंबर पे कोई एल्कीन है ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं एल्कीन। एल्कीन शुरू होता है 2 नंबर से, ठीक है, C2H4 से शुरू। उसके बाद अगला C3H6 से शुरू, 4 नंबर पे C4H8। बात समझ में आई? आशा करता हूं यहां पे आप समझ चुके होंगे कि अगर n का मान एल्कीन में 1 लिया जाए तो हाइड्रोजन तो एक ही बंधन बना रहा है, बाकी दो तो खाली रहेंगे। ये तो कभी पूरा हो, ये तो एक यौगिक बना ही नहीं, ये खुला रह गया, ठीक है। तो इसलिए एल्कीन में 1 नंबर पे कोई नहीं रहता है। एल्कीन में 1 नंबर एल्कीन बनता ही नहीं, 2 से शुरू होता है, 2 कार्बन से एल्कीन शुरू होता है। ठीक उसी तरह से एल्काइन भी 2 नंबर से ही शुरू होगा, 1 नंबर पे कोई एल्काइन नहीं बन सकता। एक ही कार्बन का एल्काइन नहीं बनता। जैसे एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनता, उसी तरह से एक कार्बन का एल्काइन नहीं बन सकता, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए यहाँ पे 1 बैठा दें तो यहाँ पे तो 0, सिर्फ अकेला कार्बन, एक अकेला कार्बन, तो कार्बनिक यौगिक ही नहीं बना, ठीक है। तो एल्काइन क्या बना है? तो यहाँ पे भी 1 नंबर पे कोई नहीं है, 2 नंबर से शुरू करेंगे, 2 नंबर पे है आएगा, यहाँ पे C का मान बैठाएंगे C2 और यहाँ पे आएगा H2। ऐसा एक परमाणु, सॉरी ऐसा एक यौगिक बनेगा। देखिए C2H2 ऐसा दिख रहा है। रासायनिक हाँ, रासायनिक बंधन में हमने ये सब बनाया था। अगर आपको याद नहीं है तो रासायनिक बंधन वाला लेसन फिर से देखिएगा। तो देखिए C2H2 C3H, यहाँ पे क्या हो गया 6 - 2 4, इस तरह से C4 यहाँ पे क्या हो गया H
6, इस तरह से हमें एल्काइन मिलेगा। अब यहाँ पे हम सीख क्या रहे हैं, समजातीय श्रेणी सीख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये एक ग्रुप हो गया जहाँ पे सारे कार्बनिक यौगिक बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी एक ग्रुप की तरह सारे कार्बनिक यौगिक बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी एक ग्रुप की तरह सारे कार्बनिक यौगिक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये एक ही तरह के हैं। किस प्रकार से एक ही तरह के हैं कि इनमें एक बंधन है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये सब एक ही प्रकार के हैं। किस प्रकार से एक है, इस प्रकार से कि इनमें द्विबंधन है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनमें भी समानता किस प्रकार से है, त्रिबंधन इन सब में है। तो ये एक श्रेणी हो गई, ये एक श्रेणी हो गई, और ये एक श्रेणी हो गई। ये सारे के सारे एक ही जाति के हैं इसलिए समजातीय। ये सारे के सारे एक ही जाति के हैं यानी एल्कीन के हैं, एल्कीन जाति, यानी ये भी समजातीय और ये भी। तो ये क्या हो गया, समजातीय श्रेणी। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी मतलब यानी होमोलोगस सीरीज, ये हमने देख लिया क्या है। तो समजातीय श्रेणी उन सभी यौगिकों के समूह को कहते हैं, है ना। हमने समूह बनाया था, ग्रुप बना लिया, जो एक दूसरे से कार्बन श्रृंखला की लंबाई में भिन्न है। अलग अलग नंबर के कार्बन हुआ करते थे लेकिन इनका सामान्य अनुसूत्र समान है। एल्केन सामान्य अनुसूत्र क्या है, यह है। सारे एल्केन का अनुसूत्र सामान्य यह है, लेकिन इन सब में कार्बन की संख्या अलग है। देखिए, इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन। देखिए, लंबाई में कार्बन श्रृंखला की लंबाई में भिन्न है परंतु इनका सामान्य अनुसूत्र समान है। तो समजातीय श्रेणी की परिभाषा लिखने के लिए आई, आप क्या लिखेंगे, समजातीय श्रेणी उन सभी यौगिकों के समूहों को कहते हैं जो एक दूसरे से कार्बन श्रृंखला की लंबाई में तो अलग अलग हो गए लेकिन उनके सामान्य अनुसूत्र समान होते। तो हमने देखा समजातीय श्रेणी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनका सामान्य अनुसूत्र है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। एक से दूसरे में जाएंगे दो दो करके हाइड्रोजन कम होता जा रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अब हम ये सीखते हैं कि इन हाइड्रोकार्बनों का नामकरण कैसे करें। हमने अभी देखा, देखिए हमने अभी देखा कि एल्केन में कितने हाइड्रोकार्बन है। ऐसे तो मैं तो करोड़ों हाइड्रोकार्बन बना सकता हूँ, एल्कीन में और करोड़ बना लिया, एल्काइन में और करोड़ों बन गए। तो कैसे इनका नामकरण होगा, तो उसका क्या तरीका हो सकता है, तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका है हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स का। ठीक है, कैसे समझते हैं, देखिए पूर्वलग्न यानी प्रीफिक्स। हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है, देखिए कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनके नामों का प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न लगाया जाता है। आगे एक टेबल देखते हैं, उसमें समझ में आ जाए। देखिए, कार्बन के परमाणुओं की संख्या, मान लीजिए अगर हाइड्रोकार्बन में एक ही कार्बन है तो उसमें जो पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, मिथ। आपको याद करना पड़ेगा ये टेबल। जहां पे भी हाइड्रोकार्बन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन नजर आए तो हम बोलेंगे उसका नाम शुरू होता है मिथ से, यानी उसमें प्रीफिक्स लगेगा, पूर्व लग्न पहले उसके नाम में आएगा मिथ। जहां पे भी लगातार दो कार्बन दिखेंगे, हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन, नाम में शुरुआत में लगेगा इथ। तीन कार्बन होगा तो प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन और 10 में टेक।
तो ये हो गया नामकरण में शुरू में क्या लगेगा, ये आपने सीखा। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले ही आपको देखिएगा नाम सारे के सारे आने लगे। अब हमने क्या पढ़ा, हमने समजातीय श्रेणी में 3 चीजें पढ़ी हैं। समजातीय श्रेणी में और भी कई सारी चीजें आएंगी, लेकिन इस पाठ के इस भाग में हम लोग सिर्फ 3 ही समजातीय श्रेणी को देखेंगे। एक है एल्केन, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। हमने समजातीय श्रेणी में 3 चीजें पढ़ी, एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा। ठीक है, तो एल्केन के एन को लेंगे, एल्कीन के ईन को लेंगे, और एल्काइन के आइन, और नाम के पीछे में जो पूर्व लग्न कितने कार्बन्स है वो लगा देंगे, और एल्केन अगर हुआ तो एन लगाएंगे, एल्कीन अगर हुआ तो ईन लगाएंगे, एल्काइन अगर हुआ तो आइन लगाएंगे। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो शुरू करते हैं, देखिएगा नामकरण। देखिए, अगर मैं लिखूं CH4, कितने सी दिख रहे हैं आपको? एक ही सी दिख रहा है, नाम शुरू होगा मिथ से। अब आप देखिए कि क्या इस कार्बन के सारे बॉन्ड, सारे के सारे जो बंधन है वो बंधे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है CH4 यानी ऐसे चारों तरफ से H घिरा हुआ है, तो मतलब सिर्फ एक ही बंधन है, तो मतलब ये कौन से समजातीय श्रेणी में आया? एल्केन में आया। तो एल्केन के लिए हमें लास्ट में क्या लगाना है? एन लगाना है, और शुरू क्या होगा? मिथ से शुरू होगा। तो ये जो हमने बनाया इसका नाम क्या होगा? मीथेन होगा। ठीक है, मान के चलिए ये मैंने C2H6 लिखा, कितने सी दिख रहे हैं आपको? 2 सी दिख रहे हैं, इसका मतलब नाम शुरू होगा इथ से, और ये है भी एल्केन का ही पार्ट, तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे? इथेन लिखेंगे। ठीक है, मान के चलिए मैं ये लिखता हूं, ठीक है, फॉर्मूला देखिए CnH2n+2। हर बार ऐसे बनाने मत जाइएगा। मान लीजिए बहुत बड़ा एक देखिए C10H22, आपको पता कैसे लगेगा कि ये एल्केन है? आप सामान्य सूत्र मिलाइए, n का मान 10 है तो 2n+2 का मान 22 हुआ, तो इसका मतलब ये एल्केन है। तो इसका नाम क्या रखेंगे? शुरुआत डेक से होगी, एल्केन का पार्ट है तो इसका नाम होगा डेकेन। ठीक है, अगर 9C होता और यहाँ पे ये लिखा रहता C9 और H18, तो आप क्या नाम लिखते? क्या आप नाम लिखते नॉनेन? जी नहीं, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आप सामान्य सूत्र नहीं देखे हैं। सामान्य सूत्र में n का मान कितना है? 9, और यहाँ पे क्या लगा है? 2n पे ही खत्म हो जा रही है बात, +2 नहीं है, यानी 18। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एल्कीन का पार्ट है, तो मतलब नॉन के बाद लगेगा ईन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा नॉनीन। अगर अगर यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, अगर आपको उदाहरण दिया जाए C5H8, तो आप क्या इसका नाम पेंटीन लिखते हैं? नहीं, आप पहले सामान्य सूत्र मिलाते हैं। n का मान कितना दिया है? 5, n का दुगना करेंगे आप, 10 आएगा,
10 आएगा, 10 से 8 कैसे आ सकता है, तो ये इसका मतलब 2n-2 वाला सूत्र है। तो इसका मतलब यहाँ पे 5, 5 का दुगना हो गया 10, 10 से और 2 माइनस हुआ है, तो इसका मतलब ये एल्काइन का पार्ट है। तो 5C के लिए पेंट लगेगा और एल्काइन के लिए आइन लगेगा, तो नाम हमारा हो जाएगा पेंटाइन। तो हाइड्रोकार्बन के नामकरण इस तरह से हमें करने हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर तक याद रखने से ही काफ़ी होता है, इससे बाहर ये बाकी के 5 मुझे नहीं लगता आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब क्लास 10 के लेवल पे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन देख के चलिए, अगर कभी बहुत कठिन क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कि काम में आ जाए, लेकिन 5 तक तो ज़रूर आपको याद रखना। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी का नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, याद कर लीजिए। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन के नामकरण में अनुलग्न यानी सफिक्स यानी नाम के पीछे जो लगता है, हमने पिछले स्लाइड में देखा था नाम के आगे में क्या लेगा, ठीक है, मेथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ये सब। और अनुलग्न यानी सफिक्स नाम के पीछे में क्या लगे, हमने देख लिया है, एल्केन हुआ तो एन लगेगा, एल्काइन हुआ तो आइन लगेगा, एल्कीन हुआ तो इन लगेगा। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन के प्रकार के आधार पे इनके नामों में अनुलग्न लगाया जाता है। तो वही बताया गया है, एल्केन हुआ तो एन, एल्कीन हुआ तो इन, एल्काइन हुआ तो आइन। तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण हम तो कर ही चुके हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन में हमने दिखाया है पूरा जो टेबल, ये पूरा टेबल आपको यहाँ पे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको याद क्या रखना है, बस ये साधारण सूत्र आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सूत्र आपको दिख रहा है ये आपको याद रखना है, और आपको तरीका याद रखना है कि नाम की शुरुआत में कितने कार्बन है, कार्बन जितने होंगे ध्यान से देखिए उस हिसाब से नाम की शुरुआत होगी। 1C है तो मेथ, 2C है तो ईथ। देखिए यहाँ पे तो कुछ कोई है ही नहीं, है ना, हमने इसके बारे में पहले ही बात की थी कि 1C वाला एल्कीन नहीं बनता, 1C वाला एल्काइन नहीं बनता, सब 2 नंबर से शुरू होता है। तो इथीन से शुरू होगा, और ये नाम इनके सारे के सारे दिए हुए हैं, फॉर्मूला भी दिया हुआ है। याद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, कितने कार्बन आएंगे, और उस हिसाब से आपको नाम बैठा है। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है, अगले पार्ट तक पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।